जो मुझे लगता है कि मेरे गुरु माँ महादेव महामना, इन चारों का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों का आशीर्वाद साथ है, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सकते हैं कोचिंग पे तब जाइए जब आपको बिल्कुल समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, इनके लिए कोचिंग से बेहतर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। और याद है कि मोदी के भाषण में 3 शब्द जो आए थे हिंदी में, सर्वहितैषी, सर्वसमावेशी और सर्वकालिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, आप मिनिमम बुक्स के साथ पढ़िए, 2 से 3 किताब मैक्सिमम। अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन कीजिए, अच्छे शब्दों का कलेक्शन ही आपको मेंस में अच्छे नंबर दिलाता है। मुझे हेलो गाइस, हम लोग हैं लोक सेवा भवन आयोग के पास। आज कैंडिडेट जो यूपी पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, उससे एक कैंडिडेट अभी निकल के आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं उनका इंटरव्यू कैसा गया, क्वेश्चंस कहाँ से थे, उन्होंने स्ट्रेटजी का फॉलो की इन सब चीज़ों के लिए। पहले तो सर अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम सुमित कुमार श्रीवास्तव है और मैंने BHU से BA किया है, MA किया है, B.Ed, M.Ed और मैंने PhD BHU से की है। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ और इसके पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू मेरा मौर्य सर के बोर्ड में था और इंटरव्यू काफ़ी अच्छे माहौल में हुआ। तो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे कहाँ पे है? अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, मेरा GRC प्रिंसिपल के पद पर मेरा चयन हो चुका है। जी हाँ। ओके, आपका मीडियम सर और ऑप्शनल क्या था सर? और मेरा मीडियम था इंग्लिश और मेरा ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था। तो आपके जो इंटरव्यू बोर्ड में पैनल में थे सर, वो क्वेश्चन किस प्रकार के थे, कहाँ से थे? क्वेश्चन काफ़ी अनफेक्टेड थे। मुझे लगा कि सोशियोलॉजी से पूछेंगे या फिर आज के बारे में। सबसे पहले मैं पूछा कि आज आपने पेपर पढ़ा है? तो मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो उन्होंने कहा आप कुछ अच्छी बातें बताइए, क्या पढ़ा आपने। तो मैंने उन्हें बताया आज के बारे में कि कैसे हमारा देश इस आज कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत रहा है, कैसे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश ने कहा है कि हमारी युवाओं को संविधान को पता होना चाहिए, शिक्षा नीति के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ज्योतिष से पढ़ाई शुरू की है और साथ साथ संस्कृत को बढ़ाने के लिए इंग्लिश में भी उसकी उपार्जन बात की है। ये सब बातें हुई। उसके बाद से ग्रेजुएशन पे आ गए कि आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में था, आपका PG था, एजुकेशन था, आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया, इसके बारे में प्रश्न पूछा। इसके बाद से फिर वो सोशियोलॉजी कम इंग्लिश पे ज़्यादा पूछने लगे, इंग्लिश लिटरेचर पर क्वेश्चन पूछे मुझसे, तो मैंने बताया। उसके बाद फिर सोशियोलॉजी में आ गए और सोशियोलॉजी में विवाह के बारे में पूछा और जो सामान्य चीज़ें हैं सोसाइटी किसे कहते हैं, इन बातों के बारे में पूछा। और सब पूछते रहे। फिर मैंने बीच में सोचा कि एजुकेशन मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने सोचा क्यों ना एजुकेशन को लाया जाए। तो समाज के कुछ प्रश्नों के जवाब देते समय मैंने एजुकेशन के बीच में लाया और पूरा का पूरा इंटरव्यू मैंने NEP पे ला दिया। उसके बाद से सारे क्वेश्चन NEP पे हुए, मेरे एजुकेशन पे हुए, दिल्ली में जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर हुए। सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप दिल्ली में हैं और आप यूपी में आना चाहते हैं, आप ऑलरेडी वहाँ अच्छी सैलरी पा रहे हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ एजुकेशन में आप यूपी में क्या करेंगे और दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, कौन सी नीति दिल्ली की आप यूपी में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और आप कैसे करेंगे, इन बातों पे क्वेश्चन किया गया। सर आपका इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर नहीं आता है, उनको स्किप करना पड़ता है, ऐसा कुछ? हाँ, आज उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको पता है 1 अगस्त को किसी अभिनेत्री का जन्म हुआ था। पहले उन्होंने पूछा कि आज 1 अगस्त है, आज के बारे में बताइए, आज किसी का कोई जन्म हुआ हो, कोई घटना हुई हो। तो मैं इसे रिकॉल नहीं कर पाऊँगा, बस ये मैंने कहा कि सर अगस्त में ही हमारे देश की भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या मीना कुमारी के बारे में जानते हैं। मैंने कहा हाँ सर, अभिनेत्री हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं कि आज 1 अगस्त को हुआ था। वो लगे हंसने, तो हाँ बिल्कुल। यही सारे क्वेश्चन हुए। सर इंटरव्यू कितने देर तक चला लगभग? इंटरव्यू लगभग चला होगा 20-25 मिनट चला होगा इंटरव्यू। सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने सर क्या मतलब कोचिंग जैसे मॉक इंटरव्यू होता है वो वगैरह दिए थे? अभी तक जीवन में मैंने कोई कोचिंग नहीं की है और विद्यार्थियों को यही मैं कहूँगा कि किसी कोचिंग के भरोसे मत रहिए। आप खुद से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ आप इंटरव्यू का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कहीं कोचिंग जाते हैं, आपको कोचिंग में ऐसा माहौल बना देते हैं, डरा हुआ माहौल, और जब हम बोर्ड के सामने जाते हैं बहुत ही सहज माहौल होता है, बहुत सकारात्मक माहौल होता है। तो बेहतर हो आप खुद के नोट्स बनाएं। ये जरूर हो कि अपने मित्रों के साथ बोलने का अभ्यास करें, आप साफ बोलें, जो पूछा जाए आई कॉन्टेक्ट के साथ बताएं, ये जरूरी है। सर जैसे आपने बोला कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए जैसे सोर्सेज होते हैं ना काफ़ी सर डाइवर्स हैं कि इन्हीं को पढ़ना है, कैसे उसका गाइडेंस होना चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को मेंस के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। उस आधार पे क्वेश्चंस को एक लिस्ट बनाएं, प्रश्नों की एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद जो रेफर्ड बुक्स हैं आप सिर्फ उनको पढ़िए, मिनिमम बुक्स होने चाहिए।
अगर आपका सोशियोलॉजी है तो आपको उसकी किताबें मिलती नहीं है, कोई एक किताब नहीं है जिसे आप पढ़ के आप सोशियोलॉजी को पढ़ सकें। तो फिर प्रश्न यहाँ पर आता है किन किन किताबों को पढ़ें। तो आप प्रश्नों को देखिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर उन प्रश्नों के हिसाब से आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल कीजिए, इग्नू के नोट्स काफ़ी हद तक आपको सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो किरण पब्लिकेशन की एक समाजशास्त्र की बुक आती है, बहुत पतली सी है। जो भी कहते हैं कि समाजशास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उनको मैं बताना चाहता हूँ आप 7 से 10 दिन के अंदर पूरी सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं उस किरण पब्लिकेशन को लेकर और इग्नू के कुछ नोट्स को लेकर। हाँ, मैंने कहा पूरा सिलेबस, लेकिन हाँ एग्जाम को पास करने के लिए आप 10 दिन में पूरी सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, दिन रात पढ़ना होगा। क्योंकि मैं जॉब के साथ अगर मैं सोशियोलॉजी को अगर पढ़ के निकाल पा रहा हूँ, मैंने तो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे, मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं की। मैं ऐसा नहीं मानता, नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग बेकार है, कोचिंग कीजिए जब चीज़ें आपको समझ में ना आए। अब जरा सोचिए कि आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, आप किताबें खरीद के लाओ, आप घर पे मेहनत से पढ़ाई करो, क्यों कोचिंग जा रहे हो। मैंने सोशियोलॉजी के बारे में कुछ कोचिंग से संपर्क किया कि मुझे तैयार, चूँकि मैं जॉब में था, जल्दी से जल्दी समय मेरा सोशियोलॉजी तैयार हो जाए। तो जितने भी कोचिंग थे सबने मुझसे कहा कि कम से कम 2 महीने, कम से कम 3 महीने। मेरे पास समय नहीं था, मैंने खुद से नोट्स लिया, अपना कुछ चीज़ें किताबों का खरीदा, कुछ हमारे 2 दोस्त उनसे मिला, और आप हैरान होंगे कि सिर्फ 15 दिन मुझे लगे पूरी सोशियोलॉजी मैंने कंप्लीट कर लिया, सिर्फ 15 दिन में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोचिंग पे तब जाइए जब आपको बिल्कुल समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है सोशियोलॉजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना। इनके लिए कोचिंग से बेहतर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है, आप मिनिमम बुक्स के साथ पढ़िए, 2 से 3 किताब मैक्सिमम। अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन कीजिए, अच्छे शब्दों का कलेक्शन ही आपको मेंस में अच्छे नंबर दिलाता है। मुझे याद है कि मोदी के भाषण में 3 शब्द आए थे हिंदी में, सर्वहितैषी, सर्वसमावेशी और सर्वकालिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। ये ऐसे वर्ड हैं किसी किताब में किसी कोचिंग वाले को दे सकते हैं। तो आप ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनको सुना कीजिए, अपने पास समस्या एक डायरी रखिए, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, आपके पास वो अच्छे शब्दों का कलेक्शन होना चाहिए। ये अच्छे शब्द ही हैं जो आपको मेंस में अच्छे नंबर दिलाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सबको पता है समाज किसे कहते हैं, लेकिन आप उसे अपने दैनिक जीवन से कैसे जोड़ पाते हैं और अच्छे शब्दों का कैसे आप वहाँ प्रस्तुत कर पाते हैं, यही चीज़ें आपको मेंस में अच्छे नंबर दिलाती हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। सर जॉब जैसे आप कर रहे हैं, जॉब के साथ आपने तैयारी की, हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो कैसे आप पढ़ाई के लिए समय निकाल पा रहे थे सर? समय निकालना बेहद टफ होता है, आपके सामाजिक संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि मेरे भाइयों की शादी थी, मेरे अंकल के बेटे की शादी थी, मेरा मेंस एग्जाम था, मैं नहीं गया। मेरे मौसी के लड़के जिसमें दिल्ली में IAS हैं, रुपेश श्रीवास्तव, उनकी शादी थी, उसी में मेरा एग्जाम था, मैं नहीं गया। नो डाउट कि अंदर कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा कि किसी की शादी में नहीं आता, किसी से मिलता नहीं। जॉब के बाद शाम को 5 बजे के बाद अपना मोबाइल में ऑफ कर देता हूँ। कुछ लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को शिकायत होती है, वो फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन मुझे पता है मेरे सिलेक्शन के बाद ये सारे लोग जो मुझसे नाराज चल रहे हैं वो सब के सब लोग मेरे मित्र हो जाएंगे और फिर से मुझे पुनः प्यार करने लगेंगे। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, तो जॉब के बाद आपको समय नहीं मिलता। आपको समय निकालने के लिए अपने आप को सोशल मीडिया से अलग करना होगा, अपने दोस्तों मित्रों से अलग होना पड़ेगा। आप हैरान होंगे, कई अपने भाई और मम्मी तक का फ़ोन उठाता था, समय नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप जॉब में हैं तो। और जॉब में नहीं भी हैं और तब भी आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सिलेक्शन हो, तो आपको इस सामाजिक संबंधों से दूर होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एकाकीपन लाना होगा, आपको खुद से पढ़ना होगा, तभी जाकर, क्योंकि ये चीज़ें आजकल समय में बिल्कुल तपस्या हो गई, जब आसान नहीं रहा। कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बहुत टफ होता जा रहा है और इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसेबल फॉर योर सक्सेस। ये अपरिहार्य है, जब तक आप एकाकीपन नहीं लाएंगे आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, बहुत दिन रात पढ़ रहे हैं। सर प्री के लिए आपने क्या स्टडी फॉलो की थी, बुक लिस्ट क्या थी आपकी? और प्री के लिए जो मुझे लगता है कि आप तो सबसे पहले बेसिक किताबों को पढ़ जाइए। बेसिक किताबों में मैं नहीं कहता पूरी एनसीईआरटी मत ना पूरी एनसीईआरटी मत पढ़िए, क्योंकि अब आपको, चूँकि मैं जॉब में था तो मैंने स्मार्ट स्टडी की थी। एक तो मैं हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखता था कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उन चीज़ों पर फोकस करता था। आप करंट के लिए कम से कम 2 किताब 3 किताब जरूर पढ़िए, 2-3 मैगजीन जरूर पढ़िए। मैं घटना चक्र पढ़ता था, घटना सार पढ़ता था, उसके अलावा मैं जीके टुडे को मैंने फॉलो किया था, विजन IAS की किताब को मैं पढ़ता था, जो करंट अफेयर्स की किताबें हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी में 2-3 किताब पढ़िए। लुसेंट तो आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि उस वर्ष या एक साल पहले यूपी पीसीएस जो भी एग्जाम कराता है उनके पेपर्स को आप जरूर सॉल्व करिए। कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपसे लड़ जाते हैं।
जो बेहद टफ होते हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और नहीं भी कर पाएंगे तो आपको एलिमिनेशन की तकनीक आ जाएगी। और एक और बात कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब, बहुत ज़्यादा कोचिंग मत फॉलो कीजिए। आप खुद देख सकते हैं कोई कोचिंग वाला कारगर नहीं साबित होता, लेकिन अपने आप को रिजल्ट आने के बाद साबित करते हैं मैंने यहाँ से वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैक्सिमम 10 किताब पढ़ के अपने बेसिक को तैयार कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए एमपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी इनके पेपर्स को सॉल्व करके जाइए। भले क्वेश्चन आए, लेकिन उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो एलिमिनेशन कर पाएंगे वो चीज़ें आपको सशक्त बनाती हैं और चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। यूपीएससी का भी आपने कोई इंटरव्यू दिया था, मतलब यूपीएससी भी आप देते हैं? अब मैंने दिया था और मेंस एक बार मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद से बस वही जॉब में आने के बाद मैंने कहा ना कि ये प्रशासनिक जॉब ऐसा है कि सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, आपके परिवार का सपोर्ट, आपकी परिस्थितियाँ बहुत जिम्मेदार होती हैं। ये चीज़ अगर आपके साथ नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहता हूँ कि आप, खास करके मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे IAS पीसीएस बने तो सिर्फ चाहिए मत, अपने बच्चों का सपोर्ट भी कीजिए। अगर आपका बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो उसको सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अभी मैं बताऊं, अभी हाल ही में मेरे साथ 2-3 बच्चे थे, 2-3 लड़कियां भी थी, उनका प्री नहीं हुआ। उनसे जब मेरी बात हुई तो कहा कि मम्मी और पापा बुरी तरह डांट रहे थे। तो ऐसे माँ बाप को मैं बताना चाहता हूँ कि या तो अपने बच्चों का सपोर्ट करो अंत तक, फिर ऐसे सपने ना डालो, तो फिर ऐसे बच्चे आत्महत्या करते हैं। एक बड़ा मैसेज मैं चाहता हूँ देना, खास करके पेरेंट्स को। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो कोशिश कीजिए, उसके साथ सपोर्ट कीजिए। आपके घर में मेहमान कम आए, मेहमान आते हैं तो बच्चों को अलग रूम दीजिए, उसको पैसों की दिक्कत ना हो, उन्हें पढ़ने की सुविधाएं हों। अगर बच्चे का मेंस एग्जाम है तो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कीजिए, उनका सही से ध्यान रखिए। बहुत मेहनत होती है, आपको दिन भर में 6 घंटे इतने होते हैं। अगर बच्चा खुद से अकेले मेंस के पेपर देने जा रहे हैं तो उसके साथ उसके माँ बाप, भाई कोई ना हो साथ में, कुछ खिलाने पिलाने वाला ना हो तो प्रभावित होता है। मेरे भाई अमित मेरे साथ थे पूरे मेंस के दौरान, तब कहीं जाकर मैं, और आपको बता दूं, मेंस में मुझे वायरल फीवर हो गया था। लेकिन एग्जाम जब पहला पेपर देकर निकलता था, मेरे भाई तुरंत मुझे जूस पिलाते थे, तुरंत पानी खाना देते थे। तो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे सशक्त बनाई। तो मैं जॉब करते हुए भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपको शायद भी हैरानी होगी, 2008 में मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन 14 साल के बाद आज भी मैं मेंस दे रहा हूँ और मैं क्वालिफाई भी करता हूँ। और मुझे विश्वास भी है कि इस बार भी हर हर महादेव होगा। मैं बहुत, सावन का दिन है, प्रथम सोमवार है और मैं महादेव को मानता हूँ, बिल्कुल महादेव होगा और इस बार हर हर महादेव होगा। यूपी में आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। सर, मेंस के लिए स्ट्रेटजी, मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए कैसे आपने तैयारी की थी? मेंस आने वाला है, क्योंकि मेंस के लिए बताऊं कि चूँकि मैंने BHU से पढ़ाई की थी और मेरा खासकर बेस अच्छा था, और बेस को अच्छा करने में मेरे गुरुमा प्रोफेसर सीमा सिंह, जो इस समय UPRTU के वाइस चांसलर हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहा और उनके ही मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से आज यहाँ मैं तक पहुँचा हूँ। और मेंस के दौरान मुझे, जहाँ मैं काम करता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर सर हमारे हैं डॉक्टर PK त्यागी, मेरे सर हैं और श्री विकास सर हैं, इसके अलावा श्री दिनेश सर हैं। इन लोगों ने काफ़ी मार्गदर्शन किया है। और मेरे मित्र डॉक्टर लोकरत्न शुक्ल हैं, जिन्होंने मुझे मेंस के लिए कैसे लिखते हैं उन्होंने गाइडेंस किया था। और मुझे जो लगा कि मेंस को लिखते समय आप किसी प्रश्न को लिखते समय तुलनात्मक अध्ययन जरूर कीजिए। अगर सपोज कि एक शिक्षा के बारे में कोई प्रश्न आता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आप किस परिदृश्य में देखते हैं, तो सिर्फ भारतीय शिक्षा को नहीं, भारतीय शिक्षा के साथ आज विश्व में अगर कनाडा, फिनलैंड में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है तो वहाँ से तुलना कीजिए, और हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको तुलना कीजिए। मतलब ये हुआ कि आप तुलनात्मक जरूर देखिए। प्रकृति के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ आप वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं, सुमित्रानंद पंत के बारे में नहीं, कालिदास के बारे में नहीं, आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखिए, आप कनाडा के एटवुड के बारे में लिखिए, फिर आप देखिए कैसे नंबर पाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, कोई कोचिंग वाला ऐसा नोट नहीं बना सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाइए, अच्छे शब्दों का कलेक्शन कीजिए और तुलनात्मक पढ़ने और लिखने की हैबिट डालिए। सर, जैसे करंट अफेयर काफ़ी वर्सेटाइल होता है, मतलब उनको कवर करने में काफ़ी कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है, उसके लिए आपने क्या क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप हर महीने 2 मैगजीन जरूर पढ़िए। हर महीने कोई भी 2, सिर्फ मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी 2 मैगजीन लीजिए, पूरे जी जान से पढ़िए। और मैगजीन को पढ़ने के बाद खुद ही जब हम तैयारी करते हैं ना, तो हमें खुद पता चल जाता है ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से देखकर हम क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाइए, शब्दों का कलेक्शन जरूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके फ्रेंड सर्किल ने मतलब किस प्रकार आपकी हेल्प की तैयारी में? मैं बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में निशांत जी हैं, जो खुद भी PCS अधिकारी हैं। निशांत जी ने मेरी बहुत हेल्प की, हमेशा मोटिवेट करते रहे। मेरे मित्र हैं सोमेश उपाध्याय,
जो इस समय उड़ीसा में है, देवघर में इस समय डीएम है, उन्होंने बहुत प्रेरित किया मुझे की तैयारी के लिए। मेरा दिमाग था कि नहीं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब मेरे साथ के मित्र जब IAS पीसीएस होने लगे, मुझे लगा तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। और इस मामले में मैं सोमेश उपाध्याय जी को मानता हूँ, उन्होंने मेरे अंदर आग लगा दी। मेरे कमरे के बगल में बैठ के पढ़ा करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, और जब मुझे अचानक से मालूम चला कि ये लड़का 32वीं रैंक IAS हो गए, आज इस समय डीएम है, तो मुझे लगा सुमित तुम भी पढ़ो। तो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद मुझे लगा कि जब मेरे दोस्त हो सकते हैं तो अपनी प्रतिभा के इस्तेमाल मुझे करना चाहिए, और मैंने किया, बिना कोचिंग के किया, और मैं सफल रहा। और इसके लिए मैं एक ही बात मानता हूँ, एक ही मंत्र है मेरा जो मुझे लगता है कि मेरी गुरु माँ, महादेव और महामना, इन चारों का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों का आशीर्वाद साथ है, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर हर महादेव होगा। सर हम लोग कामना करते हैं इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो, आप लिस्ट में जरूर आपका नाम हो, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेने आए सर। जी आप जरूर आएंगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेंस अच्छा लिखा मैंने और इंटरव्यू अच्छा गया है, और उसके बाद महादेव का दिन है, महादेव हमेशा साथ रहते हैं। हर हर महादेव होगा।